नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बरेली पहुंचे विहिप के फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया। कहा, भारतीय राजनयिक का हुआ घोर अपमान, अमेरिकी नागरिक के साथ हुआ ऐसा ही बर्ताव। देश के साथ दगाबाजी, बरेली में सामने आया फर्जीवाड़ा। नकली प्रमाण पत्र के जरिए 2 लोग हुए सेना में भर्ती। अब नहीं होगा कन्या विद्याधन के साथ घालमेल, लाभार्थी कन्याओं को होगा ई-पेमेंट के जरिए भुगतान। और डाक विभाग ने शुरू की रेल रिजर्वेशन की सुविधा। पास के डाकघर से करा सकते हैं रेलवे टिकट रिजर्वेशन। और अब खबरें विस्तार से। महज चंद रुपयों के लालच में आकर लोग देश के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं, इसकी एक वानगी उत्तर प्रदेश के बरेली में देखने को मिली। दरअसल मामला देश की आन बान और शान से जुड़ा है, जिसको लेकर सेना के साथ साथ देश की तमाम खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गईं और सेना में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा किया। इससे पहले भी सेना में माओवादियों की भर्ती का सनसनीखेज मामला सामने आ चुका है। सेना में देश की सेवा करने के लिए भर्ती के लिए आए इन तमाम युवाओं को नौकरी की तलाश है, लेकिन इन्हीं युवाओं के बीच में कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो सेना में फर्जी दस्तावेज के जरिए भर्ती होना चाहते हैं। सेना में ये फर्जीवाड़ा बरेली के सैन्य क्षेत्र स्थित जाट रेजिमेंट केंद्र में 2 से 10 मई 2013 तक सैनिक जनरल ड्यूटी, सैनिक क्लर्क, स्टोर कीपर, तकनीकी समेत कई कैटेगरी में खुली भर्ती हुई थी। रोहेलखंड के 12 जिलों की भर्ती में कई लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें लगभग 800 पास हुए। इनमें से मेरठ, जेपी नगर के युवक ने मोहित, विकास कुमार निवासी, संजय नगर और वीरेंद्र, कपिल कुमार और गौरांग शर्मा के नाम पर चाहबाई पतों से मूल निवास, आय, जाति समेत सभी प्रमाण पत्र बन गए। इन फर्जी प्रमाण पत्रों से किसी अन्य युवकों से शारीरिक क्षमता, लिखित परीक्षा और मेडिकल टेस्ट भी दिलाए। सेना भर्ती बोर्ड ने इनके मेरिट में आने पर चयन पत्र भेजकर ट्रेनिंग को बुलाया। तब संदिग्धता के आधार पर कराए गए बायोमेट्रिकल टेस्ट में फर्जीवाड़े का कहीं जाकर खुलासा हुआ। देखिए, इसमें तहसील को सारे के सारे जो प्रकरण है उसको प्रेषित किया गया है और यह निर्देश दिए गए हैं कि सारे प्रकरण का जांच करें। जांच करने के बाद यदि इन प्रकरणों में फर्जी प्रमाण पत्र हैं और जो फर्जी प्रमाण पत्र हैं किस प्रकार निर्गत हुए, जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और पुलिस को भी इसमें कहा गया है कि यदि कोई इस टाइप से रैकेट चल रहा है जो कि इन प्रमाण पत्रों का मॉबिंग कर रहा है, मतलब फर्जी प्रमाण पत्र कहीं और से बनाए जा रहे हैं, तो इनको भी ढूंढ करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सेना में भर्ती के लिए तहसीलों से फर्जी तरीके से बनाए गए प्रमाण पत्रों से सेना भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा होने से तहसील अमले पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। पकड़े गए दोनों युवकों के प्रमाण पत्र तहसील सदर से चाहबाई और संजय नगर के पते पर बने हैं। सैन्य अफसरों ने डीएम और एसएसपी को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है। भर्ती बोर्ड ने सिलेक्शन लेटर भेजने से पहले पुलिस प्रशासन को प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के लिए भेजे, लेकिन तहसील प्रशासन और पुलिस ने प्रमाण पत्र सही होने की रिपोर्ट दी थी। भर्ती बोर्ड के अफसरों ने डीएम एसएसपी को तहसील से फर्जी कागज तैयार कराने के संबंध में पत्र भेजा है। इससे तहसील प्रशासन पर उंगलियां उठ रही हैं। वहीं इस मामले पर डीएम अभिषेक प्रकाश ने जांच बिठा दी है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की बात कही है। बरेली पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि भारत को भी अमेरिका के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जैसा उसने हमारे राजनयिक देवयानी खोबरगड़े के साथ किया है। बरेली पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया ने अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरगड़े को वीजा जालसाजी के आरोप में हथकड़ी लगाए जाने और जेल में बंद करने के मुद्दे पर कहा कि भारत को भी अमेरिकन के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए और अमेरिकन कंपनीज का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे ही पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। राम मंदिर मसले पर नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद निपटाएंगे। लोकपाल के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि ये अन्ना की जीत है। अमेरिका के जितने लोग भारत में है, जितनी कंपनियां हैं, इन पर भारत के कानून लगाना चाहिए और यदि यही व्यवहार भारतीयों के साथ होता है तो हमें अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए। मोदी ने अपनी किसी भी सभा में
राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठा। हम आशा करते हैं कि नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए कि हम सत्ता में आते हैं तो संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाएंगे। राजनाथ सिंह को भी बोलना चाहिए। नड्डा जी ने जो प्रयास किया था उनको आखिर सफलता मिली और आशा करते हैं कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में लोकपाल का आगे जाकर योगदान रहेगा। पिछले वर्ष अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी कन्या विद्याधन योजना में हुई धांधली शायद इस बार नहीं होगी। इसके लिए शासन स्तर से विशेष निर्देश आ गए हैं। इस बार कन्याओं को कन्या विद्याधन के रूप में चेक की जगह ई पेमेंट से भुगतान किया जाएगा। अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी कन्या विद्याधन योजना में पिछले वर्ष घपलेबाजी की खूब शिकायतें हुई थी। इस बार फिर से इंटरमीडिएट पास छात्राओं को कन्या विद्याधन के रूप में 30,000 रुपए दिए जाने हैं। कन्या विद्याधन के लिए हर रोज DIOS कार्यालय में सैकड़ों फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। पिछली बार योजना के तहत कन्याओं को धनराशि चेक के माध्यम से वितरित की गई थी, जिसमें चेक में गलतियां होने की वजह से छात्राओं ने खूब हो हंगामा किया था। इस बार शासन ने कन्याओं को ई पेमेंट कर धनराशि देने के आदेश दिए हैं। हमारे यहाँ जियो आने वाला है, अगर जियो आ जाता है तो उसकी घोषणा हम कर देंगे। सर उसके लिए फार्म दोबारा से सबमिट कराने पड़ेंगे या इसी में फार्म से? नहीं, इसी फॉर्म पे। वो धनराशि के लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं है। जो फॉर्म 20,000 के लिए कर रहे हैं वही फॉर्म 30,000 के लिए भी मान्य हो जाएगा। सर इस बार जो फार्म आया उसमें 2 चीज़ें आपने नहीं बढ़ाई हैं, उनसे क्या सहूलियतें रहेंगी? एक तो बैंक का IFSC कोड है। एक्चुअली ऐसा है कि अब जो है ट्रेजरी चेक से पेमेंट नहीं कर रही है, ई पेमेंट हो रहा है। तो ई पेमेंट के लिए हमें जरूरी है कि बैंक का खाता नंबर चाहिए, प्लस IFSC कोड चाहिए, प्लस उनके बैंक शाखा का नाम चाहिए, बैंक राष्ट्रीयकृत होना चाहिए, नेशनलाइज बैंक होना चाहिए, क्योंकि ई पेमेंट में नेशनलाइज बैंकों में पैसा ट्रांसफर होता है। ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान करने के लिए विद्याधन योजना के फॉर्म में भी बदलाव किया गया है। इस बार योजना के आवेदन पत्र में बैंक अकाउंट के साथ बैंक कोड भी भरवाया जा रहा है, जिससे योजना की धनराशि को सीधे छात्रा के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सके। अब देखना ये होगा कि सरकार के ये बदलाव कन्या विद्याधन योजना में घपलेबाजी रोकने में कितना कारगर साबित होते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय देश भर में राष्ट्रीय सर्वेक्षण चला रहा है, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा विषय पर राष्ट्रव्यापी सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे के लिए यूथ हॉस्टल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वे के बाद भारत सरकार देश भर के लिए नई योजनाएं तैयार करती है। जन सुविधाओं के लिए हर वर्ष भारत सरकार कई योजनाएं चलाती है। सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाएं कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर बनती हैं। इसी क्रम में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय देश भर में सर्वे कराएगा। 71वें दौर में होने वाले इस सर्वे में स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे विषयों पर देश की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। इस सर्वे के लिए संजय प्लेस यूथ हॉस्टल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय निदेशक राजेश भाटिया के मुताबिक इस सर्वे का उद्देश्य स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए योजना तैयार करना है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण करवाता है। ये 71वें दौर का सर्वेक्षण 1 जनवरी 2014 से शुरू हो रहा है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में जानकारी एकत्रित की जाएगी। उसी विषय में ये प्रशिक्षण शिविर का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है क्षेत्रीय कार्यालय आगरा में। सर कितने बिंदु वाले को कराया जाएगा? सर्वे कितने बिंदुओं पर कराया जाएगा? क्या कहते हैं? हमारा स्वास्थ्य पर एक सर्वे होगा, उसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड स्वास्थ्य सेवाएं जो मुहैया कराई जा रही है सरकार द्वारा, उनका किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, किस तरह की समस्याएं उसमें, और परिवारों को कितना खर्चा स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में कितना खर्चा उन्हें जेब से करना पड़ रहा है, इस तरह की जानकारी स्वास्थ्य। इस सर्वे के माध्यम से केंद्र सरकार शहर और गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत जानेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए कर्मचारियों को सर्वे के बिंदुओं की जानकारी दी गई। ये सर्वे देश भर में 1 जनवरी से 30 जून तक चलेगा। इसी सर्वे के आधार पर भारत और राज्य सरकारें विकास योजनाओं के लिए नीति निर्धारित करेंगी। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सदर तहसील में धरना दिया। धरना प्रदर्शन में जिले भर के हजारों शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर उग्र दिखे। 2 वर्षीय BTC प्रशिक्षण के बाद अब शिक्षा मित्र समायोजन की मांग भी कर रहे हैं।
आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने सदर तहसील पर धरना प्रदर्शन कर समायोजन की मांग की। आपको बता दें कि पिछले 12 वर्ष से शिक्षा मित्र प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके एवज में उन्हें सिर्फ 3500 रुपए मानदेय दिया जाता है। अभी तक इन शिक्षा मित्रों को अप्रशिक्षित शिक्षक माना जाता था। फिर सरकार ने 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण भी दे दिया है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद शिक्षा मित्र स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आपसे मैं बताना चाहता हूं, मीडिया को पहले सबसे बड़ा धन्यवाद मीडिया को ज्ञापित करता हूं। साथ आज शिक्षा मित्रों को जो प्रदेश व्यापी आंदोलन है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घोषणा करने के लिए लखनऊ में कहे थे कि शिक्षा मित्रों को टीटी मुक्त शिक्षक बनाने का समायोजन करने का घोषणा करेंगे। उसी के नाते सब शिक्षा मित्र लखनऊ पहुंचे भी थे, लेकिन शिक्षा मित्रों को घोषणा नहीं की गई। पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्र आक्रोशित हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये छोटे भाई का परीक्षा मत लें, मैं अग्नि परीक्षा भी देकर पास हो जाऊंगा और शिक्षा मित्रों को साथ धोखा नहीं करूंगा। आयोजन जनवरी में तिथि घोषित कर दी जाए, किस तिथि से समायोजन कराया जाएगा, तभी धरना स्थगित होगा। नहीं तो प्रदेश व्यापी आंदोलन लखनऊ विधानसभा पे घेरा डालो का आह्वान करेंगे। सदर तहसील परिसर में बैठे ये जिले भर के शिक्षा मित्र महंगाई का रोना रोते हुए मानदेय बढ़ाने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही के मुताबिक सपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात कही थी, लेकिन अब सरकार बनने पर अखिलेश सरकार शिक्षा मित्रों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। जबकि अन्य कई राज्यों में अस्थायी शिक्षकों को स्थायी समायोजन कर मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष शाही ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चुनावी घोषणा पर याद दिलाते हुए शिक्षा मित्रों के समायोजन की मांग की है और मांग पूरी न होने पर एसोसिएशन ने प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की बात कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बिगड़ती छवि अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में गूंजेगी। इसके लिए बसपा विधायक डॉक्टर धर्मपाल ने विश्वविद्यालय में जाकर छात्रों और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और इन्हें विधानसभा में उठाने की बात कही। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की हालत किसी से भी छिपी नहीं है। यहाँ न समय से परीक्षाएं होती हैं और न ही परिणाम आते हैं। परीक्षा परिणाम आने के बाद अंक पत्र और डिग्री के लिए तो भगवान ही मालिक है। विश्वविद्यालय परिसर में हर रोज सैकड़ों स्टूडेंट्स अपनी समस्याओं को लेकर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं। अब विश्वविद्यालय की इन्हीं समस्याओं की गूंज उत्तर प्रदेश विधानसभा में सुनाई देगी। बसपा विधायक अंबेडकर विश्वविद्यालय की समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। छात्र हमेशा, जब हम लोग भी थे तो हमेशा छात्रों के लिए संघर्ष किए और हमें मानना आज भी छात्रों को, जो भी छात्र संघ की राजनीति करें या छात्रों की नेतागिरी करें, उन्हें भी छात्रों के हित के बारे में सोचना चाहिए, छात्रों के हित के बारे में संघर्ष करना चाहिए। और जब संघर्ष करेंगे तो चाहे कोई कितनी खराब से खराब परिस्थितियाँ जरूर हों उस विद्यालय की, और उसमें निश्चित सुधार होगा। वर्तमान छात्र राजनीति पर चिंता जताते हुए विधायक धर्मपाल विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी चिंतित दिखे। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में कर्मचारियों और छात्रों की समस्याएं जानी। डॉक्टर धर्मपाल के मुताबिक वर्षों से विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को वो देख रहे हैं। अब उन्होंने विश्वविद्यालय की हालत पर विधानसभा में विशेष चर्चा कराने का मन बना लिया है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा में मामला उठने के बाद विश्वविद्यालय के हालात में कितना सुधार आता है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को रिजर्वेशन कराने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय डाक विभाग ने डाकघरों पर रेलवे टिकट रिजर्वेशन की सुविधा शुरू कर दी है। फिलहाल ये सुविधा दयालबाग डाकघर में दी जा रही है, जिसका शहरवासी लाभ उठा रहे हैं। भारतीय डाक विभाग ने धीरे धीरे अपने विभाग में लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं शुरू की हैं। रेलवे रिजर्वेशन को लेकर लोगों में बेहद परेशानी रहती थी। जिस क्षेत्र में डाक विभाग ने डाकघरों में रेलवे टिकट रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध कराई थी, आगरा के दयालबाग डाकघर में कुछ समय पहले सुविधा शुरू की गई, जिसमें लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई और अब डाक विभाग जल्द इस सुविधा को अन्य डाकघरों में भी चालू कराने जा रहा है। उसका तो रिस्पांस इतना अच्छा है कि बताते कि तत्काल रिजर्वेशन के लिए तो सुबह 8 बजे से ही लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उसमें, और पूरा 8 घंटे का काउंटर कायदे से चल रहा है। बहुत अच्छी सुविधा बनने मिल रहा है, और उसी के ही तारतम्य में मैं भी विचार और कर रहा हूँ। मैंने भी प्रस्ताव भेजने की
अपना ऑफर लेटर परिक्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया है और अगर ठीक सी बात बनी तो निश्चित रूप से संजय प्लेस और प्रधान डाकघर में भी ईआरएस काउंटिंग सुविधा और रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, जिससे लोगों को समय और शारीरिक परेशानी उठानी पड़ती है, जिस पर दलालों ने कमीशन खाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब सभी डाकघरों पर टिकट रिजर्वेशन चालू होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही रेलवे स्टेशन पर जाने वाले लोगों को भी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को पर्यावरण का संदेश देने के लिए आरबीएस कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं ने बिगड़ते पर्यावरण संतुलन पर अपनी चिंता व्यक्त की। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य सहित कई पर्यावरणविद भी मौजूद रहे। आज एनएसएस को लेकर यहाँ पर एक जो है सेकंड इकाई द्वितीय इकाई जिसके जो है एनएसएस अधिकारी डॉक्टर मुकुला संता ने कॉमर्स की उन्होंने ये आयोजन किया। प्रोग्राम कल से चल रहा है। आज उसमें जो है विद्यालय के डॉक्टर रंजीत सिंह जी को बुलाया जो पर्यावरण के ऊपर अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्घाटन हमने किया है डॉक्टर टी आर चौहान ने किया। इसमें एनएसएस अधिकारी जो आगरा विश्वविद्यालय के हैं BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वो डॉक्टर रामविक्रम चौहान वो भी मौजूद हैं और एक इंजीनियर भुवनेश कुमार जी वो भी मौजूद हैं इसमें और एक जो है डॉक्टर मनुकांत शास्त्री कॉमर्स के हैं वो भी हमारे कॉलेज। सर एजुकेशन के लिए एनएसएस कितना कंपलसरी आप मानते हैं? बच्चों के विकास के लिए ये जो एनएसएस का प्रोग्राम है ये बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें बच्चे का विकास होता है डिफरेंट फील्ड्स में। उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे एक मौका मिलता है डिफरेंट फील्ड्स में अपने को काबिल साबित करने के लिए। बैप्टिस्ट प्राइमरी स्कूल में क्रिसमस समारोह का आयोजन किया गया जिसमें प्रभु यीशु के जन्म पर आधारित एक नाटक का मंचन हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। बैप्टिस्ट प्राइमरी स्कूल में क्रिसमस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सेंट जॉन्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ए लाल ने की। इस अवसर पर बच्चों ने बाइबल पाठ के माध्यम से प्रार्थना की। क्रिसमस समारोह में प्रभु यीशु के जन्म पर आधारित एक नाटक का भी मंचन किया गया जिसके माध्यम से पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति से पहले उसके उद्धारकर्ता का जन्म किस तरह से हुआ था ये दिखाया गया। नाटक के माध्यम से बच्चों ने पर्यावरण संतुलन के विषय पर जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया। हम लोगों ने जो हमारा क्रिसमस आ रहा है उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा है और ये आजकल एक छोटी सी लघु नाटिका के द्वारा हम ये बता रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ था और क्यों हुआ था। इसका मंचन हम यहाँ पर करवा रहे हैं। क्रिसमस समारोह के लिए छोटे छोटे बच्चों ने आकर्षक ड्रेस पहनकर सभी का मन मोहा। बच्चों ने नाटक के माध्यम से प्रभु यीशु की जीवन चरित्र का उल्लेख किया। कई बच्चे सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने सेंटा क्लॉज बने नजर आए। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे से पहले स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक प्रभु यीशु ने लोगों में प्रेम भावना से रहने का संदेश दिया था और इसी संदेश को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। रोडवेज की आर्थिक मंदी और विभाग में फैली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए राजकीय रोडवेज कर्मचारियों ने आईएसबीटी पर धरना दिया, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों और सरकार के सामने 20 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराने की बात कही। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज के तत्वाधान में यूनियन नेताओं के नेतृत्व में आगरा फोर्ट डिपो और फोर्ट कार्यशाला के कर्मचारियों ने पूर्व नोटिस में अपनी 20 सूत्रीय मांगों के लंबे समय से निस्तारण न होने और कर्मचारियों की भावनाओं की उपेक्षा करने के प्रतिरूप आंदोलन के प्रथम चरण में परिवहन निगम के प्रत्येक डिपो और वर्कशॉप्स में कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से एकजुट होकर जन जागरण किए जाने की बात कही और साथ ही गेट मीटिंग कर नगर निगम के उच्च प्रबंधक और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित अपनी 20 सूत्रीय मांग पत्र पर जल्द से जल्द निराकरण करने पर जोर दिया। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर नेताओं ने आला अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यूनियन जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो परिवहन निगम के कर्मचारी हैं उनकी बड़ी लंबे समय से समस्याएं चली आ रही हैं, सामूहिक समस्याएं, जिसमें हमारे आज परिवहन निगम में कर्मचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। आज 30,000 पद रिक्त हैं भर्ती के लिए
हमारे संविदा के चालक परिचालक 10-10 साल से संविदा पर यहाँ काम कर रहे हैं। तो आज जो रिक्त पद हैं 30,000, उन रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति हमारे संविदा के कर्मचारियों को नियमित करके 30,000 पदों पर भर्ती इन्हें किया जाए। ये हमारी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे मांगे आप लोग संविदा कर्मचारी हैं और जो बस स्टैंडों को जो बेचे जा रहे थे उनको, उसके लिए पीपीपी पॉइंट के लिए, और जो रेगुलर किया जाए संविदा वालों को उनके लिए। धरने पर बैठे कर्मचारियों के मुताबिक निगम में 3,000 नई बसों को जोड़ा जाए जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके। साथ ही परिवहन निगम में कर्मचारियों की संख्या 28,000 से बढ़ाकर 58,000 की जाए जिससे 30,000 पड़े रिक्त पदों को भरा जा सके। साथ ही उन संविदा चालक और परिचालकों को रेगुलर किया जाए। ऐसे ही 20 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारी धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मुहिम में जुट गए। साथ ही आला अधिकारियों को ज्ञापन देने के साथ साथ चेतावनी भी दी कि अगर 29 दिसंबर तक मांगे पूरी नहीं की गई तो धरना विकराल रूप ले लेगा। लगातार घाटे की मार झेल रही जैनर रोडवेज की सिटी बसों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हाल ही में हुई जैनम बोर्ड की बैठक में मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तर्ज पर जैनम फंड से आर्थिक धनराशि देने की बात कही जा रही है जिससे घाटे में चल रही महानगर बसों को सहायता दी जा सके। पिछले काफी समय से लगातार घाटे की मार झेल रही यूपी रोडवेज की जैनम बसें अब जल्द ही राहत की सांस ले सकती हैं। साल 2009 से शुरू हुई महानगर बसों के लगातार घाटा उठाने के दिन अब जल्द ही दूर होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेट्रो सिटीज की तर्ज पर जल्द ही आगरा को जेनर्म बसों को भी आर्थिक धनराशि मिलने की चिट्ठी पर मोहर जल्द ही लगने की बात कही जा रही है। हाल ही में लखनऊ में हुई जेनर्म बोर्ड की बैठक में आगरा की सिटी बसों को जेनर्म फंड से धनराशि देने की बात सामने आ रही है। उम्मीद है कुछ शासन में ऐसा प्रस्ताव चल रहा है कि एक फंड बना के अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड बनाने की बात थी, वहाँ से कुछ हमको डे टू डे ऑपरेशंस में जो दिक्कत आ रही है उनके लिए कुछ पैसा वहाँ से मिलेगा। उस पैसे मिलने से क्या लगता है कि सीएनजी बसों का जो भुगतान अभी तक नहीं हो पा रहा था उसमें कुछ सहायता नहीं, निश्चित रूप से उसमें सहायता राशि से सहायता मिलेगी हम को, क्योंकि जो हम ऐसे कुछ खर्चे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, अभी नहीं मीट आउट कर पा रहे हैं, उससे करेंगे। संचालन को दुरुस्त करके भी कुछ कोशिश की जा रही है कि कुछ संचालन और दुरुस्त हो, उससे पैसा और बचे तो दिया जाए और कुछ शासन से जो मदद की संभावना है इससे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आला अधिकारियों के मुताबिक जहां पहले से ही सिटी रोडवेज बसें घाटे की मार झेलने को मजबूर थी, वहीं ग्रीन गैस कंपनी के बकाया धनराशि की मार ने पूरी तरह से उन्हें झकझोर कर रख दिया है। अब जेनर्म फंड से मिलने वाली आर्थिक सहायता से जेनर्म बसों की हालत में जल्द ही सुधार आने की बात भी स्पष्ट हो चुकी है। बहरहाल पिछले इतने सालों से घाटे से ना उबर पाने वाली सिटी बसें जेनर्म बोर्ड से मिलने वाली आर्थिक सहायता से कुछ नया कर पाती हैं और यात्रियों को इसका कितना लाभ मिल पाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आम आदमी पार्टी ने आगरा शहर में जनता की समस्या सुनने और उसे खत्म करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर निकाला है जिस पर कोई भी पीड़ित कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज समस्या को आप पार्टी संज्ञान में लेकर समाप्त करने की लड़ाई लड़ेगी। यूपी में लोकसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने में लगी है, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह सदस्यता अभियान चला रहे हैं। आगरा शहर में आम आदमी पार्टी ने एक नई पहल की है जिसमें पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर 8859001002 निकाला है, जिस पर कोई भी व्यक्ति जन समस्या से संबंधित समस्या को बता सकता है, जिसे आप पार्टी संज्ञान में लेगी और उसे खत्म करने की कार्रवाई करेगी। ये आम आदमी पार्टी आगरा का हेल्पलाइन नंबर है 8859001002। इससे जो लोग हमारे एक तो हमारे सदस्यता अभियान हमारे चल रहे हैं, जो लोग हमारे सदस्य हैं नहीं भी हैं, अगर वास्तविक सामाजिक समस्या से वो ग्रसित है और किसी प्रकार की सरकारी तंत्र के द्वारा कोई पीड़ित होता है, पीड़ा है, तो उसके समाधान के लिए वो हमसे संपर्क करेंगे। हम उनकी मदद करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने आगरा शहर में अपना हेल्पलाइन नंबर निकाला है, जिस पर शहर की जनता अपनी समस्याएं सुनाएगी और उस पर पार्टी बाद में सुनवाई करके कार्रवाई करेगी, या कह सकते हैं कि जनता की समस्या को मुद्दा बनाकर राजनीति करेगी।
आप पार्टी का ये कदम पार्टी को आम लोगों से जोड़ने का काम करेगा और अगर इस कदम से पार्टी 1% भी समस्याओं का समाधान कराने में कामयाब हो गई तो जनता का समर्थन सीधा आप पार्टी से जुड़ जाएगा, जो आगामी चुनावों में बाकी पार्टियों के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। पश्चिमपुरी चौराहे पर सदस्यता अभियान की मुहिम में जुटे आम आदमी कार्यकर्ताओं को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और विरोध किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं लोगों का था जो कभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, यानी अन्ना समर्थकों का, जो आप पर बाकी पार्टियों की तरह राजनीति करने पर विरोध जता रहे थे। पार्टी कार्यकर्ता पार्टी को यूपी में मजबूत करने के लिए सभी शहरों में सदस्यता अभियान चला रहे हैं। आगरा पश्चिमपुरी चौराहे पर भी गुरुवार सुबह सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों ने अच्छी संख्या में सदस्यता ग्रहण की। आज किस तरह का ये कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया है और क्या उद्देश्य है? आम आदमी पार्टी के जो तत्वाधान में हमने सदस्यता अभियान शुरू किया है पश्चिमपुरी चौराहे पर। इस कैंप को लगाने का हमारा उद्देश्य ये है कि देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और जागना पड़ेगा और जगाना भी पड़ेगा। भ्रष्टाचार मुक्त जो भारत लाने के लिए एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए गली गली से मोहल्ले मोहल्ले से हमें आदमियों को जगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है हमें रिस्पॉन्स। लगभग अभी तक हमारे जो 40 सदस्य बन चुके हैं पश्चिमपुरी चौराहे पर 1 घंटे के अंदर। अगला प्रोग्राम कहाँ रहेगा आपका? अगला प्रोग्राम कल हमारा दीवानी चौराहे पर है और किनारी बाजार में। आपको क्या लगता है जन लोकपाल बिल पास होने के बाद जो जाँचें जो आनी चाहिए होनी चाहिए वो किस तरह से, मतलब कि लोगों की काफ़ी समस्या है उनको लेकर जो जाँच होती है उनको क्या? जन लोकपाल बिल हमारा लोकसभा में इस समय है, वो पारित हो जाता है और जहाँ तक विशेष जानकारी है कि लोकपाल बिल जो हमारा पास हो चुका है लोकसभा में, परंतु उससे फायदा बहुत ही कम दिखाई दे रहा है और देगा भी। अन्ना जी ने जो लोकपाल बिल पास कराया है उससे हम समर्थित नहीं है, लेकिन आगे की रणनीति ये रहेगी हमारी कि हम उस जन लोकपाल को अपने तरीके से पास करवाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अनशन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, और वही हम करते आए हैं। लेकिन सदस्यता अभियान के दौरान कुछ अन्ना समर्थक आप पार्टी और उनके सदस्यता अभियान का विरोध करते हुए नजर आए। आप पार्टी की नीतियों पर उंगलियां उठा दी। देखते ही देखते अन्ना और केजरीवाल समर्थक खुद को सही बताने में उलझते दिखे। जन लोकपाल बिल जिस प्रकार से अन्ना जी जिस प्रकार से सरकारी जन लोकपाल बिल पर राजी हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे जो है देश की जनता को उससे कोई लाभ होगा। और जैसा कि आम आदमी पार्टी शुरू से जो सशक्त लोकपाल थी उसकी मांग कर रही है और उसी की मांग को लेकर के हम लोगों ने ये पार्टी बनी है, आम आदमी की, सभी की पार्टी है आपकी। और इसमें आपको स्वयं आना होगा और आकर के इसमें अपने हक की लड़ाई के लिए स्वयं लड़ना होगा, तभी इसमें बदलाव संभव है। नहीं तो किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी राजनेता से हम लोगों ने काफ़ी उम्मीदें की हैं, आज तक किसी प्रकार से कहीं कोई विकास की ढोल तो जरूर बजते रहे हैं पर कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। जी नहीं, आम आदमी पार्टी तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रही है और व्यवस्था परिवर्तन जन लोकपाल से ही संभव है। और जो सरकार के द्वारा जन लोकपाल लाया गया है, जन लोकपाल जो सरकार के द्वारा लाया गया है, उससे नहीं उम्मीद लगती कि वो उसमें 50% भी भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचारी राजनेता जो बैठे हुए हैं वह लोग जो सरकारी जन लोकपाल बिल को लेकर एक सेकंड सरकार जो जन लोकपाल बिल लाया गया है उससे नहीं जो लोकपाल बिल पारित हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जन लोकपाल बिल को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं और जनता को हम जागरूक कर रहे हैं कि अपनी हक की लड़ाई के लिए आपको स्वयं उतर के आना होगा और तभी यह व्यवस्था परिवर्तन हो सकेगा। अन्यथा हम उम्मीदों के भरोसे से
अब जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकारी लोकपाल बिल पारित हुआ है, हाँ। उससे आप कितनी सहमत हैं? नहीं, मैं तो ये ना खुश हूँ, क्योंकि इससे कुछ तो कुछ जड़ें हिलेंगी ना। जो कि लोगों का शोषण किया जा रहा है तो लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है ये क्या है। कह सकते हैं कि अन्ना जी ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही किया है, क्योंकि क्योंकि ये जो आम पार्टी है इसका कोई अपना मुद्दा है और अन्ना जी अपना मुद्दा लेके खड़े हुए हैं। अगर अन्ना जी ने किया है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। केजरीवाल जी अन्ना जी के शिष्य हैं और वो इसके नहीं, शिष्य हैं उनके अपोजिट है, तो वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी मानते हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, कमी नहीं मानते, उनकी अपनी विचारधारा है, अन्ना जी की अपनी विचारधारा है। क्योंकि ये जो लोग हैं खुद की विचारधाराओं पे चलते हैं, वो चाहते हैं वो ना आम आदमी है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए, जनता के हित में है। और अन्ना जी की तरह हम लोगों को सबको मिलके अन्ना जी बनना चाहिए, ना कि हमें आम पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। ये बताइए, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो जगह जगह अपने समस्या अभियान चला रही है, और एक तरफ अन्ना जी है जो जिसने सरकारी लोकपाल बिल पारित करा दिया है। दोनों में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मतभेद है। क्या समझते हैं आप, एक आम आदमी है इसके नाते? देखिए, मैं ये समझता हूँ, एक तरीके से कहते हैं अन्ना जी जो मेरे गुरु हैं केजरीवाल कहते हैं, ठीक है, और केजरीवाल अन्ना जी के गुरु मानते हैं अपना, पर अन्ना जी को जो इस फील्ड में उतारने वाले वो अन्ना ही है, केजरीवाल को उतारने वाले, ठीक है। पर आज ऐसा क्या है कि केजरीवाल अपनी अलग वे बना चुके हो, अन्ना अपनी अलग वे बना चुके हो। भाई अन्ना जो है वो आज से नहीं, अन्ना ने अपने गाँव में इतनी चीज़ें डेवलप करी हैं। केजरीवाल ने क्या उनको उस टाइम पे सपोर्ट किया था? नहीं किया था ना। मानते हैं कि केजरीवाल जी जो बिल पारित हुआ है उसको थोड़ा सही। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ सीधा सीधा सिद्धांत है ये है कि केजरीवाल को पब्लिक ने वोट दे दिया, ठीक है। पब्लिक अगर इतनी होशियार होती तो वो खुद पार्टी आम आदमी पार्टी जैसी बहुत पहले बना लेती। पब्लिक की अथॉरिटी होती है, उसने वोट दे दिया। अब केजरीवाल जी को है उसको सरकार बनानी चाहिए। वो इन चीज़ों को पीछे हट रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम फंड कहाँ से इकट्ठा करेंगे, हम ये कहाँ से इकट्ठा करेंगे। सब इंडस्ट्रीज जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं सबको वो उसमें ले रहे हैं, खिलाफ हो रहे हैं उनके। तो ऐसे गवर्नमेंट नहीं चलती। दरअसल ये तकरार कांग्रेस द्वारा पारित किए गए लोकपाल बिल को लेकर हुई, जिसको आप कार्यकर्ता गलत बताकर स्वीकार करना नहीं चाहते और कहीं न कहीं अन्ना हजारे को इस बिल पर अपनी स्वीकृति देने के लिए सवालों के कटघरे में खड़ा करते देखे गए, जिस पर वहां खड़े अन्ना समर्थक झुंझला उठे और उन्होंने भी आप पार्टी पर उंगलियां उठा दी। कांग्रेस सरकार ने लोकपाल बिल पारित करके अन्ना और आप दोनों पक्षों में ऊपर से नीचे तक दरार डालने का काम किया है। जो अन्ना और केजरीवाल कभी एक साथ सच की लड़ाई लड़ते थे, अब वो और उनके समर्थक आपस में ही एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस दरार का पूरा फायदा कांग्रेस को मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाले चुनावों में पता चलेगा। जीवनी मंडी झूलेलाल कॉलोनी के लोग इस समय नगर निगम की उदासीन कारगुजारी के शिकार हो रहे हैं। कॉलोनी में जगह जगह गंदगी, जल भराव की स्थिति होने से यहाँ का नजारा किसी मलिन बस्ती जैसा नजर आता है। कॉलोनी में बच्चे गंभीर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, बावजूद इसके निगम समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा। सीवर चौक, जगह जगह गंदगी, रास्तों पर जल भराव, कुछ यही नजारा है जीवनी मंडी झूलेलाल कॉलोनी का, जो कहने को तो पॉश कॉलोनी है, लेकिन यहाँ के हालात किसी मलिन बस्ती से कम नहीं है, जो सिर्फ नगर निगम की अनदेखी के चलते हो रहा है। गंदगी के चलते घरों में बच्चे बीमार पड़े हैं और लोगों का रास्तों पर निकलना दूभर हो गया है। आते हैं सीवर वाले, लेकिन सीवर देख कर चले जाते हैं, लेकिन वरना किसी को ये नहीं कहते हैं कि हम सफाई करें। अगर हम सफाई भी कराते हैं तो हम पैसे ले दे के कराते हैं, और कई बार उनके पास जाते हैं, लेकिन वरना कहते हैं हम आ जाएंगे वरना, लेकिन आते नहीं है। और सभी सीवर रुकी पड़ी है, इधर से जाओ तो उधर से जाओ तो बच्चे खेलते कूदते, लेकिन निकलने की जगह नहीं मिलती है। मेरी ये निवेदन है कि यहाँ आके झूलेलाल कॉलोनी की सफाई की जाए। सारी यहाँ डेंगू फैल रहा है और तुम्हारे सारी गंदगी सफाई होनी चाहिए। यहाँ पे जितने सीवर बहती रहती है, ढेर कूड़े का लगा रहता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे गिरते
कई बार तो पानी की भी सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। कॉलोनी निवासी इन समस्याओं की शिकायत कई बार नगर निगम से कर चुके हैं। साथ ही क्षेत्रीय विधायक और पार्षद को सभी इसकी जानकारी दी जा चुकी है। बावजूद इसके इस कॉलोनी की समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। आगामी दिनों में अगर गंदगी के चलते यहाँ के हालात और बिगड़ गए और साथ ही कॉलोनी वासियों का सब्र भी जवाब दे गया तो निगम अधिकारी और आगामी चुनावों में जनप्रतिनिधियों को परेशानी हो सकती है। खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं। जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा। 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9196966623. Number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972।
अप्रूव्ड अवधपुरी कॉलोनीवासी क्षेत्र में स्थित पार्क की दुर्दशा को लेकर कई बार एडीए और नगर निगम को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी विभाग ने इस पार्क के सौंदर्यीकरण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस कारण क्षेत्रीय लोगों में बेहद गुस्सा है। ये मतलब बस्ती है, बस्ती वाले नहीं मानते, गंदगी फैलाते भाई, और जी कह देते तुम्हारा यहाँ क्या है, और जब कॉलोनी में रहते फिर भी कह देते पानी भी यहाँ भरा हुआ है। ये एडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है और जो विकास कार्य हुआ है वो अधूरा हुआ है, जिसकी वजह से पानी का कोई यहाँ निकास नहीं है और सभी अधिकारियों को और सभी नेता लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ तक आपने सूचना इसकी गंदगी की दी है? तहसील ये विधायक को दी है और एमपी को भी दी है यहाँ के, और तहसील दिवस में भी दी है। शहर में लगातार अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, कभी नगर निगम की जमीन पर तो कभी आगरा विकास प्राधिकरण की जमीन पर। इस बार मामला कमला नगर से जुड़े एक पार्क का है, जहां कुछ भू माफियाओं ने कब्जा कर उस पर निर्माण कराना शुरू कर दिया है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि ये पार्क है, जबकि कब्जा करने वाले इसे अपनी संपत्ति बता रहे हैं, जिसे लेकर दोनों पक्षों में एडीए सचिव से मुलाकात कर अपना अपना पक्ष रखा। ये लोग जो आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये लोग कमला नगर के निवासी हैं, जो अपने क्षेत्र के एक बड़े पार्क पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के संबंध में एडीए सचिव रविंद्र कुमार से मुलाकात करने आए हैं। इनका कहना है कि इस पार्क का निर्माण श्रीनगर सहकारी आवास समिति ने कराया था, जिसे बाद में समिति ने कॉलोनी वासियों को सौंप दिया था, जिस पर अब संतोष कुमार गुप्ता और अभय कुमार गुप्ता नाम के दो लोग समिति के पार्क पर अवैध निर्माण करा रहे थे, जिसके चलते हम लोगों ने इसका विरोध किया और इसकी सूचना पुलिस को दी। एसपी सिटी पवन कुमार ने पार्क में हो रहे काम को रुकवा दिया है, तो ये लोग फर्जी तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये एक्चुअल में सर 1985 में श्रीनगर सहकारी आवास समिति द्वारा एक कॉलोनी विकसित की गई, जिसमें 1050 वर्ग गज का एक पार्क भी विकसित किया गया। सन 1991 को उस पार्क को विकसित करके सोसाइटी ने कॉलोनी को हैंडओवर कर दिया। उसके बाद से उसमें झूले वूले लगाए, कॉलोनी उसका यूज कर रही है। पिछले कुछ समय से एक भूमाफिया ने उसके ऊपर अवैध कब्जा कर लिया। साथ ही क्षेत्रीय निवासी और कांग्रेस नेत्री शबाना खंडेलवाल ने बताया कि कुछ लोगों ने एक्सटेंशन पार्क पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया है, जो हम लोग हरगिज नहीं होने देंगे। आज हमें यहाँ इस पार्क के कागजातों के साथ बुलाया गया था, जो हमने सचिव साहब को दिखा दिए हैं। साथ ही आरोपियों जमीन का कोई भी साक्ष्य नहीं दिखा पाए, और तो और साथ में आए वकील ने हम सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी तक दे डाली। नटराजपुरम में जैसा कि अभी आपने शाखी जी ने बताया होगा, एक पार्क है और उस पार्क पे एक भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है अवैध रूप से। कॉलोनी वालों को पता ही नहीं है, 2 पार्टियां उन्होंने बनाई है, फर्जी कोई पार्टी खड़ी कर दी और उसी के आधार पे वो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से अपने फेवर में फैसला करा रहे हैं, जबकि कॉलोनी के किसी भी इंसान को उसमें पता ही नहीं है, ना उन्हें मालूम है इसकी इत्तला। इस बारे में जब ताज न्यूज की टीम ने एडीए सचिव रविंद्र कुमार से बात की, तो उनका कहना था कि मामला अब जांच का विषय हो गया है, क्योंकि दोनों लोग ही जमीन पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। जांच होने के बाद ही इस बारे में कुछ कह पाना ठीक होगा। मामले में दोनों पक्ष अपना अपना कागजात प्रस्तुत किए हुए हैं और उसकी हम लोग जांच अलग से करा रहे हैं, क्योंकि एक पक्ष द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लेख किया गया है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि पार्क की जमीन है। तो हमारे यहाँ जो लेआउट पास है उसमें क्या स्थिति है, उसकी पूरी जांच कराने के बाद ही उसमें कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन शहर में लगातार भूमाफिया अपने पैर पसार रहे हैं। कभी नगर निगम तो कभी एडीए की जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। प्रशासन ऐसे भूमाफियाओं पर किस तरह नकेल कस पाता है, ये तो जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल एडीए अब इस पार्क की पूरी जांच पड़ताल में जुटा हुआ है कि आखिर पूरा माजरा है क्या और किस आधार पर इस करोड़ों की जमीन को दोनों लोग अपना अपना कह रहे हैं। नगर निगम में गुरुवार को 9वां सदन आयोजित हुआ, जिसमें बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सदन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सदन में बजट से पहले जलकल विभाग द्वारा भेजी गई रिकवरी पर हंगामा होता रहा। पार्षदों का आरोप था कि जल संस्थान जलकल के नाम पर लोगों से उत्पीड़न कर हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। अगर नगर निगम का सदन भी लोकसभा और विधानसभा जैसा ही हर बार हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, फिर चाहे मुद्दा कोई भी हो,
सदन में होता है सिर्फ और सिर्फ हंगामा। इस बार भी जल संस्थान के अधिकारियों के ना होने पर पार्षदों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों के आने के बाद ही हंगामा खत्म हुआ। जो सदन बजट को लेकर बुलाया गया था, वो सदन जल संस्थान द्वारा भेजी जा रही आरसीओ से शुरू हुआ। सबसे पहले भाजपा पार्षद कुन्निका शर्मा ने जल संस्थान पर बिलों के नाम पर लाखों रुपए का बकाया दिखाते हुए उन्हें हजारों की नोटिस भेज दिए। इतना ही नहीं, उन्हें तहसील से आरसी भी जारी करा दी है। आखिर गरीब आदमी एक साथ इतना पैसा कहां से देगा? वहीं दूसरी तरफ जलकर के नाम पर अवैध वसूली भी की जा रही है। जल संस्थान उन लोगों को भी आरसी जारी कर रहा है जिनका यहां आज तक पानी नहीं पहुंचा। इसका हम विरोध करते हैं। आगरा में जल संस्थान के द्वारा 1-1 लाख की, 2-2 लाख की, 60,000 की, 70,000 की पानी के कर को लेकर रिकवरियां भेजी जा रही हैं। इन्हें अपना टैक्स हर साल वसूल करना चाहिए। पब्लिक की भी ड्यूटी है कि उसे हर साल देना चाहिए, लेकिन आपने 20 साल से वसूल नहीं किया और नाजायज तरीके से बढ़ा के बिलों को और पब्लिक को भेजा जा रहा है और तहसील रिकवरी भेजी जा रही है। जो इनकम ये कर रहे थे, इन्होंने 2,500 मकान कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस छोड़े हुए, जाके अभी तक असेसमेंट नहीं हुआ। बहुत सारे कॉमर्शियल रेजिडेंसी चल रहे हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, उनसे वसूली नहीं हुई है। तो मैंने कहा इस आय को बढ़ाते हुए 2,500 लाख से बढ़ा करके 3,000 लाख कर दिया। सदन के बारे में जानकारी देते हुए महापौर इंद्रजीत आर्य ने बताया कि आज सदन में पार्षदों ने आम जनता के दर्द को रखा है। हमें भी इस बात को जानकर हैरानी हुई है और इस बारे में पूरी जांच कराकर ही नोटिस भेजा जाएगा और जो गलत आरसियां जारी की गई हैं, उन्हें भी दिखाया जाएगा। साथ ही महापौर ने बताया कि सदन में बजट पर भी चर्चा की गई है, जिसे कुछ संशोधनों के साथ पास कर दिया गया है। जो पिछले काम प्रस्ताव पास हुए उन पर काम हो, एक विशेष चर्चा रही। और जो जल विभाग से बिल दिए जा रहे हैं, आरसियां काटी है, उनको लेकर काफ़ी आक्रोश था पार्षदों में। और जनता की जो बात थी, जनता का जो दर्द था, आज सदन में गूंजा। बहुत ही गंभीरता से विचार करके एक तय की जाएगी, एक कमेटी गठित की जाएगी, जो कमेटी उसका विस्तृत रूप से जाँच करके और उसको समस्या का निदान करेगी। सदन में 9वें और 10वें कार्यों की पुष्टि होनी थी और बजट भी था, तो बजट में कुछ पॉइंटों पर संशोधन करते हुए सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए। पहले जो 9वें 10वें कार्य थे, उसमें कुछ पार्षद साथियों ने ये प्रस्ताव लगाए थे कि अधिकारी जो है सदन चलता है, अधिकारी समय से सदन पर नहीं आते या जो अधिकारी उपस्थित नहीं रहते, सभी पार्षदों ने एकजुटता दिखाते हुए सदन से ये मांग रखी और आधे घंटे के लिए सदन स्थिर कर दिया गया और सारे अधिकारियों को सदन में बुलाया गया और बुला के तब सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि जल संस्थान के पास केवल सीवर कर और जलकल ही एकमात्र आय का साधन है। अगर इसे भी छोड़ दिया जाए तो हम लोग आपका जल कहां से दे पाएंगे? इसके लिए जल संस्थान आगामी 2016 में शहरवासियों को 24 घंटे और 7 दिन पेयजल सप्लाई देने जा रहा है, जिसके लिए मीटर भी लगाए जाएंगे ताकि लोगों को उतना ही कर देना पड़े जितना वो इस्तेमाल में ले रहे हैं। साथ ही इसका कमर्शियल उपयोग भी हो रहा है। इसे रोकने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। घरों में मीटर लगाए जाने के साथ साथ एक मेन मीटर भी लगाया जाएगा जो पानी के प्रेशर की जानकारी देगा। देखिए, आगरा के लिए जल वितरण की एक संपूर्ण प्रणाली बनाई गई है, जिसमें वर्ष 2016 के अंत तक 24 घंटे 7 दिन विद्युत जलापूर्ति की व्यवस्था है। ये जायका परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बुलंदशहर के पास पालड़ा नामक स्थान से गंगा जल लाकर और उसका वितरण करने की प्रणाली है। बहरहाल जल संस्थान जारी की गई आरसीओ को किस तरह से व्यवस्थित करेगा और किस तरह की जांच करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बजट के लिए बुलाया गया सदन रिकवरी की भेंट चढ़ गया और इसी के साथ इस 9वें सदन का भी समापन हो गया।
वाणिज्य कर विभाग में फैली समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं और विभाग के अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जहां अधिवक्ताओं ने विभागीय कर्मचारियों पर सहयोग न करने के आरोप लगाए। वहीं अधिकारियों ने जल्द ही समस्याओं के समाधान की बात कही। वाणिज्य कर विभाग में गुरुवार को अधिवक्ताओं की समस्याओं और परेशानियों को देखते हुए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग के आला अधिकारी भी शामिल रहे। जहां अधिवक्ताओं ने बैठक के दौरान कई समस्याओं को विभाग के अधिकारियों के सामने रखा, जिसमें कई समस्याएं विभाग से संबंधित रही, जिसमें विभाग की वेबसाइट पर CST के लोड न होने से अधिवक्ताओं और व्यापारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ ही विभागीय कर्मचारियों का नियमित रूप से सहयोग न मिलने और बाबू स्टैनो की मनमानी के चलते वाणिज्य कर विभाग के अधिवक्ता परेशान हैं। आज वाणिज्य कर भवन में जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर्स के साथ में अधिवक्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कि हमारे द्वारा वाणिज्य कर में आ रही विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया, जिसमें कि कुछ समस्याएं तो रेगुलर समस्याएं थी, जैसे कि भवन में जो लिफ्ट नहीं है उसका काम चल रहा है, वो काफ़ी स्लो है। दूसरा पानी की समस्या है, शौचालय यहाँ पर काफ़ी गंदे हैं। ये तो रेगुलर समस्याएं थीं। और कुछ समस्याएं जो हैं व्यवहारिक रूप से आ रही थीं, जो कि एक तो पंजीयन में, वाणिज्य कर में पंजीयन को की व्यवस्था शासन द्वारा अभी 15 दिन पहले ई फाइलिंग कंपलसरी कर दिया गया है। उसके संबंध में काफ़ी समस्याएं हैं। अभी विभाग का जो ई फाइलिंग स्ट्रक्चर है वो अभी ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्यालय में न बैठने का आरोप भी लगाया। इस सवाल पर अधिकारियों ने वही रटा रटाया जवाब दे दिया कि विभाग में कर्मचारियों की कमी है। अब देखना ये होगा कि अधिकारियों के ये आश्वासन और कर्मचारियों की मांगे इस मीटिंग के बाद कितनी कारगर साबित होंगी। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे यूथ एक्शन कमेटी के महासचिव एवं अन्य वकीलों के बीच जिला जज शशिकांत एवं DM जुहेर बिन सगीर आमरण स्थल पहुंचे, जहां युवा अधिवक्ता नितिन शर्मा को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। दीवानी परिसर के गेट नंबर 1 पर आमरण अनशन पर बैठे यूथ एक्शन कमेटी महासचिव एवं अन्य वकीलों के बीच जिला जज शशिकांत एवं DM जुहेर बिन सगीर ने वरिष्ठ अधिवक्ता अचल शर्मा MK अग्रवाल की उपस्थिति में समझा बुझाकर युवा अधिवक्ता नितिन शर्मा को जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन समाप्त करवाया। युवा अधिवक्ता नितिन शर्मा द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन पर उनका जोश बढ़ाने के उद्देश्य से युवा अधिवक्ता नारेबाजी करते रहे। जो अनशनकारी अधिवक्ता थे नितिन शर्मा साहब, उन्होंने DM साहब को एक ज्ञापन संबोधित करके दिया है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः भेंट कराने के लिए समय निश्चित कराने का अनुरोध किया है, ताकि आगरा में खंडपीठ की मांग को आगे बढ़ाया जा सके। और DM साहब ने वो ज्ञापन स्वीकार किया है और हम लोगों ने जूस पिला करके उनका आमरण अनशन खत्म कराया है। और हम आशा करते हैं कि इससे जो यहाँ के अधिवक्ता समुदाय की मांग है वो काफ़ी हद तक पूर्ति के साथ आगे बढ़ेगा। अधिवक्ता नितिन शर्मा जी क्रमिक अनशन पर बैठे हुए थे और उनके जो कलेक्ट्रेट बार संघ है और अन्य संघों के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित, और इसमें ये जो ज्ञापन है इसको शासन को भेजा जाएगा और जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाएंगे। देखिए, DM साहब और जिला जज महोदय और हमारे सारे सीनियर अधिवक्ताओं ने अनुरोध किया कि इस आमरण अनशन को आज समाप्त किया जाए। DM साहब को हमने ज्ञापन की कॉपी सौंपी है और उसमें हमने जो है अपनी सारी मांगें उस ज्ञापन में हमने उसमें प्रदर्शित कर दी हैं। DM साहब ने विश्वास दिलाया है कि जो आपने ज्ञापन में मुझे सौंपा है उस पर मैं पूर्ण रूप से ठोस कार्रवाई कराते हुए राज्य सरकार को इसकी जो है सूचना भेज रहा हूँ। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर चौथे दिन आमरण अनशन पर बैठे यूथ एक्शन कमेटी के महासचिव नितिन शर्मा ने अनशन समाप्त किया। यूथ एक्शन कमेटी के महासचिव नितिन शर्मा ने बताया कि जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार आगरा में खंडपीठ स्थापना हेतु जस्टिस जसवंत आयोग की रिपोर्ट कबूल नहीं करेगी, तब तक अधिवक्ता इसी तरह के आंदोलन करते रहेंगे।
उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को लेकर अधिवक्ता 15वें दिन भी न्यायिक कार्य से विरत रहे। वहीं यूथ एक्शन कमेटी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिससे आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। साथ ही कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन द्वारा जस्टिस जसवंत आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग के लिए आंदोलित वकीलों का 15वें दिन भी न्यायिक कार्य बहिष्कार जारी रहा। इसके बाद यूथ एक्शन कमेटी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। अनशन स्थल पर कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजेंद्र सिंह रावत एवं सचिव लोकेंद्र शर्मा ने डीएम जुहेर बिन सगीर को खंडपीठ मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। आगरा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया था। जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आए और जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर जो ज्ञापन हम लोगों का ग्रहण किया है। जिला जज साहब भी उनके साथ थे। हम लोगों ने मांग करी है कि जो तारतम्य टूट गया है वो तारतम्य को पुनः जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव निकट ही आगरा में पधार रहे हैं। जिलाधिकारी से मांग करी है कि आगरा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन यूथ एक्शन कमेटी दोनों के मिलकर एक संयुक्त टीम बनाई जाए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से खंडपीठ स्थापना हेतु हम लोगों की वार्ता कराई जाए। अभी जिला जज साहब और जिलाधिकारी महोदय जुस्पिलागे अनशनकारी नितिन शर्मा को, और अब हमने उसको आमरण अनशन को कन्वर्ट कर दिया है क्रमिक अनशन में। फिलहाल 20 तारीख तक घोषणा की जा चुकी है और 20 की घोषणा के बाद में संभावना है कि 24 तक जा सकती है। ये ऐसा था कि जो हमारे महासचिव नितिन शर्मा युवा संघर्ष समिति के जो भूख हड़ताल में बैठे थे, वो डीएम द्वारा उसको भूख हड़ताल को खुलवा दिया गया है। लेकिन ये आंदोलन युवा संघर्ष समिति द्वारा भी अनवरत रूप से जारी रहेगा जब तक कि हमें ठोस आश्वासन प्राप्त नहीं हो जाता हमारे ज्ञापन जो दिए गए हैं आज उसके प्रति। हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ता का आंदोलन रंग ला रहा है। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन द्वारा डीएम को प्रेषित ज्ञापन में उन्होंने मुख्यमंत्री के आगरा आगमन पर उनसे मुलाकात हेतु समय दिलाने का आग्रह किया। अनशन स्थल पर आशुतोष श्रोती ने बताया कि 20 दिसंबर तक हड़ताल जारी रहेगी। 23 दिसंबर से विधिवत न्यायिक कार्य करने की घोषणा की गई। आगरा पब्लिक करियर एसोसिएशन के सभी ट्रांसपोर्टर्स ने आगरा संभागीय परिवहन में आरटीओ आगरा के साथ एक बैठक की। बैठक में ट्रांसपोर्टर्स ने आरटीओ आगरा ओपी सिंह को अपनी समस्याएं बताई, साथ ही सहयोग के लिए सुझाव भी दिए। वहीं आरटीओ आगरा ने समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। गुरुवार शाम को आगरा पब्लिक कैरियर एसोसिएशन के ट्रांसपोर्टर अपनी समस्या को लेकर आगरा आरटीओ से मिले, जहां उन्होंने अपनी सड़कों पर मिलने वाली समस्याएं आरटीओ साहब के सामने रखी, जिनमें मुख्यतः काफी समय से लंबित पड़े व्यापारिक वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस थे, जिनका अब तक रिन्यूअल नहीं हो पाया है। जो यहाँ पे काफी लंबे समय से कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस सीज कहें या किसी न किसी तरह की आपत्ति लगा के उनको रोका हुआ है, तो उस विषय पे चर्चा की है कि भाई उसमें आप क्या करने जा रहे हैं। और यदि अभी तक, क्योंकि अभी जो है हमारे आरटीओ साहब ने भी नज़दीकी टाइम में पद संभाला है यहाँ का, तो शायद ये फाइल आपके सामने ना आई हो, तो इसलिए आज हमने वो जिक्र भी किया है। तो साहब ने हमसे आश्वासन दिया है कि भाई हम उसे देखते हैं। ट्रांसपोर्टर्स की समस्या को सुनकर आगरा आरटीओ ओपी सिंह ने समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी पहले तो मेरा सम्मान करने के लिए आए हैं, स्वागत करने के लिए आए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद उनके कुछ सुझाव हैं, कुछ ज्ञापन हैं, तो उस बारे में हम बात करेंगे। और जो शासन की कुछ योजनाएँ हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए लगाई गई हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। आगरा पब्लिक कैरियर एसोसिएशन के ट्रांसपोर्टर्स ने सबसे पहले आरटीओ ओपी सिंह को बुके देकर सम्मानित किया और बाद में अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपा, जिस पर आरटीओ आगरा ने गंभीरता से विचार करते हुए समाधान करने की बात कही। आरटीओ आगरा के पॉजिटिव व्यवहार को देखते हुए सभी ट्रांसपोर्टर्स संतुष्ट नजर आए। दिसंबर माह में ताज पर चमकने वाली चमकी पर कोहरे की धुंध का असर नजर आ रहा है। इसकी वजह से चमकी में ताज देखने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को चमकी के दीदार के बिना ही निराश होकर लौटना पड़ेगा। दिसंबर महीने में ताज की चमकी पर उत्तर भारत में बढ़ती ठंड के साथ पड़ने वाला कोहरा कोहराम बनकर टूटा, जिसकी वजह से देशी व विदेशी पर्यटकों की ताज की चमकी देखने का सपना चूर चूर हो गया। ताज पर कोहरा पड़ने के कारण सफेद कोहरे की चादर की पनाह में सफेद हुस्नी संगमरमरी ताजमहल
पर्यटकों की आंखों से ओझल हो गया, जिसकी वजह से 5 दिन की चमकी चमकने से रह गई। हालांकि अब आगामी चमकी पर भी कोहरे का कहर रहने की आशंका जताई जा सकती है। वहीं जनवरी माह की चमकी पर पानी फिर सकता है, जिसके कारण पर्यटकों की रात की सुनहरी चमक में चमकते ताज को निहारने की हसरत पर एक बार फिर पानी फिर सकता है। अमरपुरा गांव में अवैध कब्जे को लेकर प्रधान अमरपुरा ग्रामीणों को लेकर जिला पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष से मिले और अवैध कब्जा हटवाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो इस स्थिति में वो खुद निर्माण को ध्वस्त करवा देंगे। क्षेत्रीय समस्याओं के निस्तारण के लिए लगाई गई चौपाल में अमरपुरा के प्रधान गांव वालों के साथ जिला पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने एक व्यवसायी द्वारा गांव की सड़क पर कब्जे की शिकायत की, जिस पर मौके पर जाकर विवादित जगह का निरीक्षण कर इसमें जल्द कार्यवाही की बात कही गई। 16 फुट का चक रोड है, 16-18 फुट का है। इस समय प्रेजेंट में करीब 12 फुट है, करीब 6 फुट इन्होंने दबा रखा है। तो इसकी शिकायत अभी तहसील दिवस में भी की गई है। तो अभी प्रधान जी ने अभी हमको बताया है, हमें और प्रवीण राजपूत जी को, और इस मामले अभी हमारी एसडीएम साहब से वार्ता अभी हुई है जस्ट अभी 10 मिनट पहले। तो इस सिलसिले में हम एसडीएम साहब से मिलेंगे और अगर उचित कार्रवाई ऐसे एसडीएम साहब के स्तर से अगर नहीं हो पा रही तो ऐसा ये कोई प्रेस है, उपकार प्रकाशन वाले हैं। और जहाँ तक है ये जो अवैध करीब 5-6 फुट इन्होंने बाउंड्री अवैध बना रखी है। विवादित जगह पर ग्राम प्रधान का कहना है कि वो इसकी शिकायत कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से कर चुके हैं। अगर इस बार भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण खुद इस निर्माण को ध्वस्त करा देंगे, जिसकी जिम्मेदारी खुद प्रशासन की होगी। अरे ये बाउंड्री है ना दबा के लगी हुई है बाकी और का चक्कर हुआ है, जगह दबा के लगा दी है मैंने बस पहले लंबर और का। शिकायत किसकी आप लोगों ने कहीं पर पहले? नहीं शिकायत कोई ना करी बात है काऊ लोगों ने। जिला पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष लाल सिंह लोधी ने क्षेत्रीय लोगों की समस्या के निस्तारण के लिए चौपाल का आयोजन किया, जिसमें आसपास के गांव के प्रधानों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं बताईं और इनके निस्तारण के लिए कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रयास करने की बात कही। अमरपुरा गांव में क्षेत्र की समस्याओं को जानने के लिए जिला पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष ने चौपाल लगाई, जिसमें आसपास के गांव के भी प्रधान आए, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र में बीएलओ अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, जिससे बहुत लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ रहे हैं और लोगों को वोटर कार्ड भी नहीं मिल रहे। हाँ, हम नेताजी के पास आए हैं। यहाँ पर हमारी समस्या ये है कि एक तो हमारे गाँव में बीएलओ है जो सही ढंग से काम नहीं करती है, किसी के पहचान पत्र नहीं बनाती है, वो पहचानती नहीं है कि कहाँ का है कौन है, वो इस तरीके से आदमी को बजा देती है, गुमराह किया जाता है। जो विकास कार्य है वो हमारे गांव में चल रहा है और चलेगा। बीएलओ के साथ ही क्षेत्रों में बिजली की कमी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत कार्यकारी अध्यक्ष ने मौके पर ही अधिकारियों से वार्ता कर समस्या के निस्तारण की बात कही और भविष्य में भी ऐसी चौपाल लगा लोगों की समस्याएं निस्तारित करने को कहा। हाँ, ये अमरपुरा में आज हमने कैंप लगाया है आईटी की तरफ से। तो कई गांव के प्रधान जैसे सुचेता के प्रधान हैं, दहतोरा के हैं, कलवारी के प्रधान हैं और भी कई गांव के प्रधान आए। उनकी समस्याएं अधिकांश जो बीएलओ जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ जाए ऐसे इनको जाके घर घर जाके सत्यापन करना चाहिए। शासन का जो निर्देश है कि पूरी तरह से सत्यापन करके उनके जो वोटर आईडी कार्ड बनाए हैं तो वो नहीं काम कर पा रहे हैं। और कुछ समस्या बिजली की है, जैसे अभी हमारे प्रधान जी ने बिजली की समस्या को बताया, तो हम अभी तत्काल अभी हमारी एसडीएम साहब से बात हुई तो कल का हमने उनसे समय लिया है, जो भी समस्याओं का निस्तारण है एसडीएम महोदय से कराएंगे। जो बिजली का है बिजली विभाग से समस्या निवारण एक कैंप, छोटा सा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कई गांवों के प्रधान और प्रमुख लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी गांव की जन समस्याओं को लेकर के। ज़्यादातर जो समस्या जो आ रही है वो सबसे बड़ी बीएलओ की समस्या है कि वो कई बीएलओ ऐसे हैं एक जगह बैठ करके वहीं सत्यापन करते रहते हैं, जबकि कायदा ये है कि घर घर जा करके प्रधान को बुला करके वहाँ के प्रमुख लोगों को बुला करके सत्यापन। फिलहाल ताज न्यूज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिए ताज न्यूज से। नमस्कार।